बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो जो आपको पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं साहित्य का ये जो दूसरी वीडियो है। और अब मैंने आपको बताया है कि एक साहित्यिक वीडियो और एक व्याकरण की वीडियो जो है हमेशा लगातार जो है आपको मिलती रहेगी, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी हो सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नहीं है। स्कंदगुप्त रचित नहीं है, चंद्रगुप्त रचित नहीं है, करबला रचित नहीं है, या ध्रुव स्वामिनी रचित नहीं है। तो देखो बच्चों, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित इसमें स्कंदगुप्त भी है, चंद्रगुप्त भी है और ध्रुव स्वामिनी भी है, लेकिन करबला नहीं है, वो प्रेम के चंद्र द्वारा रचित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब सवाल दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। कह रहा है कौन सा नाटक जो है वो प्रसाद का नहीं है। जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी या सिंदूर की होली। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा नाटक है जो प्रसाद का नहीं है। तो बच्चों देखो, जन्मेजय का नागयज्ञ जो है ये भी प्रसाद का नाटक है। स्कंदगुप्त भी है और ध्रुवस्वामिनी भी उसका नाटक है, उनका नाटक है। सॉरी, सिंदूर की होली जो है इनका नाटक नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है। आपको ये बताना है कि जो मुद्रा राक्षस नाटक है इसका नायक कौन है। सिद्धार्थ है, समिधार्थक है, चाणक्य है, या चंद्रगुप्त है। तो आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसका नायक कौन है। सिद्धार्थ है, समिदार्थक है, चाणक्य है, या चंद्रगुप्त है। तो देखिए, मुद्रा राक्षस जो नाटक है, इसका जो नायक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चाणक्य। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा हो? तो तीसरे का सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसका नायक कौन है? चाणक्य है। चलिए सवाल नंबर चौथा। कह रहा है कि चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है। कह रहा है कि चंद्रावली जो नाटिका है इसके लेखक कौन है। तो चौथे का उत्तर बताना है कि चंद्रावली जो नाटिका है इसके लेखक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, लक्ष्मी नारायण लाल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि जो चंद्रावली की नाटिका है इसके लेखक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, जो चंद्रावली नाटिका है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो चौथा का उत्तर कौन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर पांचवा। कह रहा है निम्न में से कौन सा भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक है। कह रहा है कि कौन सा नाटक जो है भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक है। भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, या विद्या सुंदर। तो बच्चों देखो, ये सभी के सभी नाटक है ना, ये सभी के सभी नाटक किसके हैं? तो ये सभी के सभी नाटक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। पूछा कि अनुदित नाटक कौन है। तो देखो बच्चों, इसमें अनुदित जो नाटक है ना, वो नाटक कौन सा है? वो चौथा वाला जो विद्या सुंदर है, ये कौन सा नाटक उनका है? ये अनुदित नाटक उनका है। बाकी जितने नाटक हैं, चाहे आप किसको ले लो, भारत दुर्दशा ले लो, चंद्रावली ले लो, या नील देवी ले लो, ये सभी जो है इनके कैसे नाटक हैं? ये सभी के सभी इनके मौलिक नाटक हैं। किस तरह के नाटक हैं? ये इनके मौलिक नाटक हैं। तो सब के सब नाटक कैसे हैं? मौलिक नाटक है। जो भारत दुर्दशा है इसका प्रकाशन 1880 में होता है। चंद्रावली का प्रकाशन 1876 में होता है। और जो नील देवी है इसका प्रकाशन 1881 में होता है। और जो विद्या सुंदर है इसका प्रकाशन 1868 में होता है। कब होता है? 1868 में होता है। तो तीन जो इनके नाटक हैं वो कैसे हैं? मौलिक हैं। और एक नाटक जो है इनका क्या है? वो अनुदित नाटक है। और जो पूछा था सवाल वो क्या पूछा था कि कौन सा नाटक भारतेंदु जी का कौन सा नाटक है? अनुदित नाटक है। तो विद्या सुंदर अनुदित है 1864। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद है, डॉक्टर राम कुमार गर्ग हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तो आपको बताना है कि जो भारत दुर्दशा नाटक है इसके रचनाकार कौन है। तो छठवां का आपको उत्तर बताना है। जयशंकर प्रसाद हैं, राम कुमार गर्ग हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या लक्ष्मी नारायण लाल हैं। देखिए, भारत जो दुर्दशा नाटक है
इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये नाट्य कृति जो है वो किसकी नाट्य कृति है? आपको बताना है कि सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किसका नाटक है? तो देखिए ये नाटक जो है सुरेंद्र वर्मा का है, कि महादेवी वर्मा का है, कि राम कुमार वर्मा का है, कि भगवती चरण वर्मा का है। तो आपको बताना है कि नाटक किसका है। देखिए सूर्य की जो अंतिम किरण से पहली किरण का नाटक है, इसका जो प्रकाशन कह सकते हैं, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1975 में, और इसको लिखा था किसने? सुरेंद्र वर्मा ने। इनके नाटक अगर आप देखना चाहें तो इनके नाटक द्रौपदी है, सेतुबंध है, इनके जो है वो नाटक हैं। तो ये पहला ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रकाशन 1975 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? पूछा है कि हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपको ये बताना है कि जो हानूस नाटक है इसके रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार हैं, रमेश बख्शी हैं, भीष्म साहनी हैं, या मोहन राकेश हैं। तो हानूस नाटक के बारे में आपको बताना है। देखो बच्चों, जो हानूस नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था भीष्म साहनी के द्वारा। हानूस नाटक जो है वो लिखा गया था, और इसका प्रकाशन हुआ था 1977 में। कब हुआ था प्रकाशन? 1977 में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। इनके जो महत्वपूर्ण नाटक हैं उसमें माधवी है, कबीरा खड़ा बाजार में है, मुआवजे है, आलमगीर है। ये इनके प्रमुख कुछ नाटक हैं। किसके? भीष्म साहनी के। आप माधवी उसमें नाटक इनका है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक है, मुआवजा नाटक है, आलमगीर नाटक है, तो रंग दे बसंती इनका एक नाटक है। तो ये भीष्म साहनी के नाटक है। इसका प्रकाशन 1977 में हुआ था। ठीक, चलिए अब देखते हैं नवा। कह रहे हैं कि चारणदास चोर जो है ये किसकी नाट्यकृति है? पूछ रहा है कि चारणदास जो चोर नाटक है ये किसकी कृति है? मुद्रा राक्षस की है, बलराज पंडित की है, हबीब तनवीर की है, या नागोडस की है? तो आपको बताना है कि ये जो नाटक है ये किसका नाटक है। चलिए बताइए, चारणदास चोर किसकी कृति है? तो ये हबीब तनवीर की किस कृति है? किसकी? हबीब तनवीर की है। तो नवा का जो उत्तर सही होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 10वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार कौन है? लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? मोहन राकेश हैं, विष्णु प्रभाकर है, अमृतलाल नागर हैं, या अमृत राय हैं? तो आपको बताना है कि लहरों के जो राजहंस हैं इसके नाटककार कौन है? मोहन राकेश हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, अमृत राय है, अमृतलाल नागर हैं, या अमृत राय है? तो देखो बच्चों, लहरों के जो राजहंस हैं इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मोहन राकेश हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1963 है। कितना है? 1963 में इसका प्रकाशन हुआ था। सॉरी, 1963 में। इनके दो प्रमुख और नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ था, और एक है इनका आधे अधूरे, जिसका प्रकाशन 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। इसका 1963 में हुआ था। और आषाढ़ का एक दिन जो पहला नाटक इनका है वो 1958 में हुआ था। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ शब्द का विलोम बताना है। तो कृतज्ञ शब्द का विलोम कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 11 का बी वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है कि आदिकाल को आरंभिक चरण के आदिकाल के आरंभिक चरण के सॉरी आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन है? आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन है? अब्दुल रहमान, स्वयंभू, अमीर खुसरो, या सराबा? पूछा है कि आदिकाल का जो अंतिम चरण है उसके प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो देखिए आदिकाल के जो अंतिम चरण है आदिकाल का, उसके प्रसिद्ध कवि हुए अमीर खुसरो, जिनका जन्म जो है एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम खालिक बारी है। ठीक, और इनको जो है तूतीय हिंद या तोताए हिंद कहा जाता है। इनको तूतीय हिंद या तोताए हिंद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल। 13 नंबर सवाल को क्या कह रहा है? कह रहा है कि तन चितौर मन राजा किन्हा इन पंक्ति में किस प्रकार की शैली का प्रयोग हुआ है? किस प्रकार की शैली का प्रयोग हुआ है? अन्योक्ति परक शैली का प्रयोग हुआ है, रूपकातिशयोक्ति शैली का प्रयोग हुआ है, समासोक्ति परक शैली का प्रयोग है, यह कथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है कि किस तरह की शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। तो अगर देखा जाए इसमें किस तरह की शैली का प्रयोग हुआ है, तो इसमें अनुक्ति परक शैली का प्रयोग हुआ है। अनुक्ति का मतलब होता है किसी अन्न के प्रति जो है किसी अन्न के प्रति कोई बात कहनी हो तो किसी को लगा करके जब हम कहते हैं उसको अनुक्ति कहते हैं। तो अनुक्ति परक शैली का जो है इसमें वर्णन हुआ है। तो 13 का कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है 14।
कह रहा कि अशोक के समय में राजभाषा थी। आपको बताना है कि अशोक के समय में राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी या अपभ्रंश थी? तो आपको बताना है कि अशोक के समय जो राजभाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी या अपभ्रंश थी? तो देखो बच्चों, अशोक के समय की जो राजभाषा थी उसको हम क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। और पाली जो है वो इसको भारत की पहली देसी भाषा भी कहा जाता है। चलिए 15 नंबर सवाल को क्या कह रहे कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे या बाल गंगाधर खरे थे? तो आपको बताना है कि राजभाषा जो आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे या बाल गंगाधर खरे थे? तो 15 का उत्तर बताइए। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बीडी खिर जिनको कहते हैं, बीजी खिर। तो बाल गंगाधर खरे इनके जो है अध्यक्ष थे। चलिए, इसके बाद कह रहा है कि अनेक उपबोलियों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? कह रहा है कि अनेक उपबोलियों के सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है? विभाषा कहते हैं, उपबोली कहते हैं, बोली कहते हैं या उपभाषा कहते हैं? तो आपको बताना है कि अनेक उपबोलियों के इस सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है? विभाषा कहा जाता है, उपबोली कही जाती है, बोली कही जाती है या उपभाषा कहा जाता है? देखो बच्चों, अनेक उपबोलियों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अब पहला लिखा है कि विभाषा क्या है? तो देखो, विभाषा का मतलब होता है कि यह बोली की अपेक्षा थोड़ा सा विस्तृत होता है। बोली की अपेक्षा जो अ, थोड़ा विस्तृत होता है वो विभाषा कहलाती है। अब इसमें एक दूसरा सवाल है कि उपबोली हम किसको कहते हैं? अब फिर इसके बाद बोली कह रहा है कि उपबोली किसको कहते हैं? तो उपबोली का मतलब होता है कि बोली की अपेक्षा थोड़ा जो है थोड़ा संकुचित होता है। बोली की अपेक्षा थोड़ा संकुचित होता है। बोली की अपेक्षा थोड़ा इसका एरिया जो होता है, क्षेत्र जो होता है वो अ, कम होता है। और उपभाषा का मतलब होता है कि भाषा के कई सारे अलग-अलग अलग-अलग भाग में भाषा बटी बटी रहती है और उन भाषाओं में अलग-अलग जो है वो बोलियाँ होती हैं। तो उपभाषाओं में ही क्या बटी होती हैं? बोलियाँ बटी होती हैं। लेकिन जो सवाल पूछा वो पूछा कि अनेक बोलियों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। देखिए, भाषा एक बहुत बड़े क्षेत्र में होती है और हर क्षेत्र में भाषा का स्वरूप बदलता रहता है। तो वो भाषा होती है और उसी के अंतर्गत बोलियाँ जो है वो आती हैं। तो 16 का उत्तर कौन-सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए, 17 में कह रहा है कि दाल भात में मूसर चंद का अर्थ क्या है? दाल भात में मूसल चंद का मतलब क्या है? खाने में कंकड़ होना, बेकार दखल देना, भोजन के पीछे पड़ना, अपने को बहुत समझाना। तो बताइए कि इसका उत्तर जो है वो क्या हो सकता है? कि दाल भात में मूसल चंद का मतलब होता है कि बेकार में किसी के काम में दखल दे देना। ठीक? तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही होगा? बी सही हो जाएगा। दाल भात में मूसल चंद हो जाएगा। चलिए, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अगला कह रहा है कि फूंक फूंक पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? कह रहे हैं कि फूंक फूंक पैर रखना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? धीरे धीरे चलना, डटकर काम करना, सोच विचार कर काम करना या पागल होना? तो आपको बताना है कि इसका अर्थ जो है वो क्या होगा? धीरे धीरे चलना होगा, डटकर काम करना होगा, सोच विचार कर काम करना होगा या पागल होना होगा। तो फूंक फूंक कर पैर रखने का मतलब होता है सोच विचार कर क्या करना? काम करना। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक? तो उत्तर कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस ग्रंथ में कुट्टनियों का वर्णन हुआ है? किस ग्रंथ में कुट्टनियों का वर्णन हुआ है? मृच्छकटिकम में, कादंबरी में, रत्नावली में या दशकुमार चरितम में? तो कह रहा है कि किस ग्रंथ में कुट्टनियों का वर्णन हुआ है? मृच्छकटिकम में, कादंबरी में, रत्नावली में या दशकुमार चरितम में? तो आपको बताना है कि इसमें किसमें हुआ है। देखिए, कुट्टनियों का मतलब क्या होता है? देखिए, प्राचीन काल में वेश्याओं को जो कामशास्त्र होता था तो उनको शिक्षा देने के लिए जो जिस नारी को उन शिक्षा देने के लिए रखा जाता था उनको हम कुट्टनी कहते थे। क्या कहते थे? कुट्टनी कहते थे। कुट्टनी का मतलब होता है कि वेश्याओं को काम शास्त्र की शिक्षा देने के लिए जिन नारियों को नियुक्त किया जाता था उसको कुट्टनी कहते थे। और इसका वर्णन कहाँ हुआ है? इसका वर्णन हुआ है रत्नावली में। किसमें? रत्नावली में हुआ है। और रत्नावली किसकी रचना है? हर्ष की रचना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो ये जो है शूद्रक की रचना है।
कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की है। और दस कुमार चरितम किसकी है? दंडी की है। तो अगर आप देखेंगे तो दस कुमार चरितम किसकी हो गई? ये दंडी महाराज की हो गई। कादम्बरी किसकी हो गई? तो ये बाणभट्ट की हो गई। किसकी हो गई? बाणभट्ट की हो गई। मृच्छकटिकम किसकी हो गई? तो ये शूद्र की हो गई। और ये आपको मैंने बताया ये हर्ष की रचना है। किसकी रचना है? हर्ष की रचना है। तो उसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 19 का उत्तर कौन सा होगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 20वां में क्या कह रहा है? उपमा अर्थ एवं पदों का ललित किस कवि के महाकाव्य में मिलता है? उपमा अर्थ और पदों इन तीनों का ललित जो है उस किस कवि की कविता में आपको देखने को मिलता है? तो ये मिलता है माघ में। किसमें? माघ संते त्रय गुणा। माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं। ठीक, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 20 का सी सही हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि शिशुपाल बधम महाकाव्य का अंगिरस कौन सा है? शिशुपाल बधम महाकाव्य का अंगिरस क्या है? तो शिशुपाल बधम जो है ये एक महाकाव्य है और इसका अंगिरस क्या है? वीर रस है। और इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था माघ ने। किसने लिखा था? माघ कवि ने लिखा था। और इसमें कुल जो है वो कितने सर्ग हैं? तो इसमें कुल 20 सर्ग हैं। और यह किस पर आधारित है? तो महाभारत पर आधारित है। किस पर आधारित है? महाभारत की कथा पर आधारित है। तो 21 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 21 का उत्तर सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि नील कमल शब्द में समास है। अब बताना है कि नील कमल शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है? तो नील कमल, नीला कमल, तो विशेषण और विशेष्य की बात जब आएगी तो एक ही समास लगाएंगे हम। कौन सा? कर्मधारय लगा लेंगे। तो 22 का उत्तर कौन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 23 कह रहा है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? कह रहा है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तो आपको बताना है कि प्रेमाख्यान जो काव्य होते हैं इनका दर्शन क्या होता है? इनका मुख्य दर्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं? तसव्वुफ कहते हैं। तसव्वुफ या तसव्वुफ कहते हैं। तसव्वुफ ऐसे कहा जाता है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 23 का कौन सा होगा? पहला सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहा है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार का नाम बताना है। कि फूल नहीं रंग जो बोलते हैं इसके रचनाकार कौन है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं इस रचना के रचनाकार जो हैं वो केदारनाथ अग्रवाल है। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। तो 24 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं 25 का। 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम बताना है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम बताना है। तो जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो ये मधुकर कवि की है। किसकी रचना है? मधुकर कवि की है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? हो डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या है? इसके बाद कह रहा है कि ठंडा लोहा जो है ये किसकी रचना है? ठंडा लोहा जो है ये रचना किसकी है? इसके बारे में आपको चलिए तो बताना क्या है कि ठंडा लोहा जो है वो किसकी रचना है। तो ठंडा लोहा अगर देखे जाए तो ठंडा लोहा किसकी रचना है? वो तो ठंडा लोहा रचना जो है वो धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की है। अगला सवाल देखा जाए। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि आधुनिक युग की प्रवृत्तियां पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा है कि आधुनिक युग की जो प्रवृत्तियां हैं इस पुस्तक के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं, नामवर सिंह हैं, सुमन राजे हैं या बच्चन सिंह हैं? तो आपको बताना है कि आधुनिक युग की जो प्रवृत्तियां हैं इस पुस्तक के लेखक कौन है बताना है। तो इसके लेखक जो है वो कौन है? नामवर सिंह है। तो 27 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 27 का उत्तर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 28 का। कह रहा है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने या ग्रेडसन ने? तो आपको बताना है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, मिश्र बंधु ने या ग्रेडसन ने? तो इसको किसने कहा है? इसको कहा है मिश्र बंधुओं ने। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने दिया है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्थूली भद्र रास किसकी रचना है? कह रहा है कि स्थूली भद्र रास जो है वो किसकी रचना है? विजय सेन सूरी की है, जिन धर्म सूरी की है, शालिभद्र सूरी की है या सुमति गण की है? तो आपको बताना है कि स्थूल भद्र रास जो है किसकी रचना है? स्थूल भद्र रास जो है वो जैन साहित्य के अंतर्गत आता है जिसका हम अध्ययन जो है किसमें करते हैं? तो इसका अध्ययन हम आदिकाल में करते हैं। तो आपको बताना है कि ये 29 वाले सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा?
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, जिसको हम क्या कहेंगे? जिनधर्म सूरी कहेंगे। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा। तो 29 का उत्तर कौन सही होगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले पर। कह रहे हैं कि अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किसने कहा है? अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? मधुकर कवि ने, कुशल लाभ ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या मिश्र बंधुओं ने? तो 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 30 का उत्तर बताएं। मधुकर कवि, कुशल लाभ, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधुओं ने? तो किसने कहा है हो? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 31 में कह रहा है कि सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? इलाचंद जोशी, महिप सिंह, कमलेश्वर या अमृत राय? तो आपको बताना है कि सचेतन जो कहानी आंदोलन चला था, इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? महिप सिंह। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? हो बी सही हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? बी, महिप सिंह। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि रीतिबद्ध धारा के कवियों के लक्षण ग्रंथों की रचना की, तो बात सही है। दूसरा कह रहा है कि रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी बात सही है। बिहारी रीत सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भी बात सही है। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ये बात गलत है, क्योंकि केशव जो है वो रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, ना कि रीति मुक्त धारा के। तो डी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन अपना कौन लगेगा? डी लगेगा। तो 32 का क्या लग जाएगा? डी लग जाएगा। चलिए 33 में देखा जाए क्या कह रहा है? कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसको माना है? केशवदास को, मतिराम को, चिंतामणि को कि बिहारी को? किसने माना है? तो देखिए रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में दो मत हैं। एक मत है शुक्ल जी का और एक मत है नगेंद्र का। नगेंद्र के साथ जो लोग हैं वो आचार्य केशव को मानते हैं, और शुक्ल जी जो हैं और शुक्ल जी के जो साथ वाले लोग हैं वो चिंतामणि को मानते हैं। किसको मानते हैं? चिंतामणि को। तो 33 का उत्तर कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, चिंतामणि हो सही हो जाएगा। केशव के बारे में इनका मत है कि अगर इनको मान लेंगे तो ये कविता जो है 50 साल पीछे चलनी पड़ जाएगी। चलिए अगला क्या कह रहा है? 34 में कह रहा है कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करिए। कह रहा है कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करिए। पहला कह रहा है कि रीतिकाल में अलंकार की प्रधानता है, तो ये तो बात एकदम करेक्ट है। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, तो ये भी बच्चा सही है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन के रूप में चित्रण हुआ है, तो ये वाली बात जो है वो गलत है। तो 34 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? हो 34 का उत्तर अपना सही हो जाएगा सी वाली बात जो है इसमें एक गलत है। चलिए अगला देखिए 35 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथन कौन सा कथन है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन जो है वो कौन सा कथन है? पहला कह रहा है कि भारत भाषा भारत संसार का नादमय चित्र है और ध्वनिमय रूप है, ध्वनिमय स्वरूप है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्त होती है। कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए जो जिस्ट कहा है वो उन्होंने कौन सा कहा है? डी वाला कहा है। पहले वाले को देखेंगे, कहेंगे कि ये ध्वनिमय रूप संसार भाषा संसार का नादमय चित्र और ध्वनिमय रूप है, ये अगर आप देखेंगे तो इसको किसने कहा है? तो ये पंत की बात कही है। दूसरा जो है आपको याद होगा किसने कहा था? निराला ने कहा है। तो दूसरा किसका है? निराला का है। और तीसरा किसका है? शुक्ल जी का है। तीसरा किसका है? शुक्ल जी का। देखो पहला पंत का है, दूसरा निराला का है, तीसरा शुक्ल जी का है और चौथा किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो 35 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कह रहा है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद है, बनारस है, लखनऊ है कि आगरा है? तो आपको बताना है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो है मुख्यालय वो कहाँ है। तो देखिए केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना जो है वो आगरा में हुई है। कहाँ हुई है? आगरा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। भारत सरकार के उच्च विभाग के द्वारा जो है 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके कुल 8 केंद्र हैं। देखो पहले सुन लेना बात को। हिंदी केंद्रीय संस्थान का मुख्यालय आगरा में है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी और भारत सरकार के उच्च विभाग के द्वारा इसकी स्थापना जो हो गई थी। इसके कुल 8 केंद्र जो हैं वो वर्तमान में चलते हैं। पहला है दिल्ली में, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा हैदराबाद में 1976 में। तीसरा गुवाहाटी में 1978 में। चौथा शिलांग में 1987 में। पांचवा मैसूर में 1988 में। छठवां दीमापुर में 2003 में। सातवां भुवनेश्वर में 2003 में और आठवां अहमदाबाद में 2006 में। ये सक्रिय हैं जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के मुख्यालय हैं, तो ये इनके केंद्र है। तो कुल केंद्रों की संख्या कितनी है? 8 है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। चलिए 37 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूफी प्रेमाखन काव्य के अंतर्गत कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कि सूफी प्रेमाखन काव्य के अंतर्गत के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो अशुद्ध है। इसमें प्रेम की प्रधानता है तो बात सत्य है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है तो ये बात गलत है, क्योंकि सूफी प्रेमाखन काव्य जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? इसमें रॉन्ग डिसीजन लिखा गया है। तो 37 का उत्तर कौन सा से हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहे हैं देखिए। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अपभ्रंश में है, पुरानी हिंदी में है, अवधी में है या ब्रजभाषा में है? देखिए पद्मावत जो है उसकी भाषा क्या है? अवधी है। उसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद किसकी विवेचना करता है? कह रहा है कि भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद जो है वो किसकी विवेचना करता है? देखिए भरत मुनि के रस सिद्धांत की ये जो है विवेचना करता है। किसकी? भरत मुनि के रस सिद्धांत की विवेचना करता है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और बच्चों आज का जो है अंतिम सवाल कि प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान किस तरह का उपन्यास है? प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान जो है वो किस तरह का उपन्यास है? राजनैतिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या सामाजिक है? तो यह किस तरह का उपन्यास जो है? तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है कौन सा? गोदान, यह एक जो है सामाजिक उपन्यास है। क्या है? सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, तो ये हम लोग के आज के प्रश्नों का जो श्रृंखला है वो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे और अगर अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।